तरह की ऊर्जा होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। आप कहीं जाएं और आपको अच्छा ना लगे, मन प्रसन्न ना हो, मन खुश ना हो, तो समझना वहाँ नकारात्मक ऊर्जा है। और जिस ज़मीन पर पैर रखते ही आपके शरीर में एक लहर आ जाए, एक खुशी आ जाए, एक प्रसन्नता आ जाए, तो समझना वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा है। और ये ऊर्जा जीव और पुद्गल दोनों में से निकलती है। दोनों इस ऊर्जा को फेंकते हैं। घर में आपके जब आप कहीं बाहर जाते हैं, 10-15 दिन के लिए बाहर चले गए, फिर लौट कर आए, तो घर में घुसते ही कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, हैं? ना ना, अभी आप नहीं समझ रहे जो मैं कह रही हूँ। जो मैं कह रही हूँ वहाँ नहीं पहुँची। घर में जाले लग गए, धूल जम गई, सोफे पर धूल जम गई, सारी जगह देखो तो मिट्टी मिट्टी हो रही है, हैं? कबाड़ खाना लगता है घर। 15 दिन महीना भर के बाद आपके घर में कोई नहीं था, और फिर आप लौटे तो आपने अपने घर को देखा तो ऐसा लगा जैसे कबाड़ खाना है। अब महिलाएं चाहे भोजन बाद में करेंगी, पहले सफाई करेंगे, साफ सफाई करेंगे, ये झाड़ू, ये पोंछा, 1 बार 2 बार, ये कवर बदल, ये चद्दर बदल, इधर झाड़, ऊपर से झाड़, नीचे से झाड़। जब तक पॉजिटिव ऊर्जा नहीं आ जाएगी तब तक उनकी सफाई चलती रहेगी। ठीक है ना? आपके घर में एक कमरा ऐसा भी होगा कि जो भी आपके घर में खराब चीज़ें ले जाके वहाँ डाल दी, है ना? एक कमरा, कुर्सी खराब हो गई, कोई डब्बा खाली हुआ, कोई पेन पेंसिल टूटे, सब वहीं जाते हैं। उस कमरे में आप कितनी देर बैठ सकते हो? एक कमरा ऐसा है जहाँ जाले लगे हैं, दीवारें काली हो रही हैं, धूल जमी हुई है, छिपकलियाँ घूम रही हैं, मच्छर भरे पड़े हैं। एक तो वो कमरा है, और दूसरा कमरा वो जहाँ पर उजाला है, जहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा है, खुशबू आ रही है, मच्छर एक भी नहीं है, जाले भी नहीं हैं, छिपकली भी नहीं है। आप कौन से कमरे में कितनी देर बैठेंगे? आपको अच्छा कौन से कमरे में लगेगा? जो साफ सुथरा होगा, खुशबू आ रही होगी, उजाला होगा। यानी कि जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा होती है, ये तो मैंने पुद्गल की ऊर्जा बताई है, अभी आपकी नहीं बताई। अभी आपकी भी बताऊंगी कि आप में से कब कैसी ऊर्जा निकलती है, आप कैसी ऊर्जा छोड़ते हो। हर आत्मा हर ऊर्जा छोड़ रही है, कब कैसी ऊर्जा छोड़ती है अभी बताऊंगी आपको। पहले पुद्गल की बता लूँ, फिर आपका नंबर आएगा। तो दोनों कमरों में से जिस कमरे में उजाला होगा, जिस कमरे में खुशबू आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा, वो कमरे में बैठने में आप 4 घंटा बड़े आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा है वहाँ आपको 10 मिनट रुकना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा आपने स्वयं देखा होगा। तो इसी तरह से वस्त्र होते हैं, वस्त्रों से भी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। काले रंग से कौन सी ऊर्जा निकलती है? मैंने तो बताया ही नहीं, आपको कैसे पता है? हैं? काले रंग से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा मना किया जाता है कि विधान में काले रंग के कपड़े पहन के नहीं आना, मंदिर में काले रंग के कपड़े पहन के नहीं आना। वहाँ जो ऊर्जा निकल रही है, ये काले रंग की ऊर्जा आपके अंदर घुसने नहीं देगी पॉजिटिव ऊर्जा को। इतनी तेज ऊर्जा निकलती काले रंग में से। और आपको बाल कौन से पसंद है?
कौन से रंग के बाल पसंद है आपको? काले रंग के। और सफ़ेद हो जाएं तो? बंधुओं, बाल की बात अलग है। बाल बाहर की नेगेटिव ऊर्जा से आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके सिर की रक्षा कर रहे हैं। काले बाल इस बात का प्रतीक है कि जब आपने जन्म लिया तब आपके पास ज्ञान नहीं था, तब काले बाल थे, अज्ञानता थी। धीरे 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 आपने ज्ञान प्राप्त किया, और जैसे जैसे ज्ञान आया वैसे वैसे बाल। लेकिन आप क्या करते उन बालों का? जैसे हम आपको ज्ञानी समझें, आप लिपापोती करके अज्ञानी बन जाते हैं। और ये भी कहा जाता है सफ़ेद बाल जो है ना, वैराग्य का प्रतीक है। अब तुम्हारा संसार खत्म हो गया, संसार में रहने का समय समाप्त हो गया, अब वैराग्य का समय आ गया। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि तीर्थंकर को या किसी राजा को, राजा ने सफ़ेद बाल देखा और वैराग हो गया। अरे ये बाल ही अपना कलर छोड़ रहे हैं, जब बाल ही सफ़ेद हो रहे तो इस संसार की क्षणभंगुरता क्या है? वैराग आ गया। आपको वैराग आता कि नहीं आता? सफ़ेद बाल देख के आप होने नहीं देते हो। होने दो, तब तो कुछ बात भी बने। भाई सफ़ेद बाल वाले को देख के क्या लगता है? भाई अनुभवी आदमी है, इसकी बात मान लो। वैसे यहाँ पर तो 2-4 ही अनुभवी बैठे होंगे, ज़्यादा नहीं दिख रहे, मुझे 2-4 ही दिख रहे हैं। बाकी तो सब को, महिलाओं के में तो एक भी नहीं है। पुरुषों में तो फिर भी 2-4 नज़र आ रहे हैं, महिलाओं में तो एक भी नहीं है। अच्छा, एक अम्मा जी ने लाज रख ली है, उम्र होगी 75 साल, है ना अम्मा जी? 75 की हो ना आप? अब करेंगी तो अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बात चल रही है नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा की। जैसे कि सफ़ेद वस्त्र शांति का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद वस्त्र में से शांति की किरणें निकलती हैं। पीले वस्त्र कौन सी किरणें छोड़ते हैं? पीले वस्त्र वो किरणें छोड़ते हैं जिससे आपकी भक्ति बढ़े। समय शिखर की वंदना के लिए कहा जाता है, यदि आपको अपनी भक्ति बढ़ानी है, मनवांछा पूर्ण करनी है, तो पीले वस्त्र से करें समय शिखर की वंदना। और यदि आपके जीवन में आपको धर्म बढ़ाना है, शांति बढ़ानी है, तो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर करें। बाकी रंग नहीं बताए हैं, केवल 2 ही कलर बताए हैं। भक्ति के लिए और वैराग्य के लिए केवल 2 ही कलर हैं। इनमें से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। पीले रंग के वस्त्र आपकी भक्ति को बढ़ाते हैं और सफ़ेद रंग के वस्त्र आपकी शांति और आपके ध्यान को बढ़ाते हैं। तो घर में इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जरूरी नहीं है कि सब में से पॉजिटिव ऊर्जा ही निकले। महसूस करना आना चाहिए, लेकिन महसूस करने की क्षमता तब आएगी जब आप मौन होना सीखेंगे। मौन होने के बाद में महसूस करने की फीलिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब तक आप बोलते रहते हो तो आपकी वो जो फीलिंग शक्ति होती ना, वो कम होती है। इसलिए कम से कम दिन में 1-2 घंटा मौन होना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए, मौन होकर ध्यान भी करना चाहिए, मौन होकर स्वाध्याय भी करनी चाहिए। और मौन का मतलब ऐसा मौन हो, क्योंकि जब आप मौन होते हो तो अपने आप ही मन नहीं करता कि किसी से बात करना है। किसी को तुमसे बात करनी है तो जितना पूछेगा उतना इशारा कर दोगे, हाँ नहीं, थोड़ा बहुत इशारा कर दोगे। ज़्यादा बातचीत होने वाली, लिख के कितनी बात करोगे? बोल के जितनी कर सकते। अभी एक बहन जी पूछ रही थी, बोले लिखने में और बोलने में, लिख के बात करने में और बोल के बात करने में क्या अंतर है? आप बहुत दिन से लिख के बात करती हो तो आपको पता होगा कि लिख के बात करने में और बोल के बात करने में क्या अंतर है। मैंने कहा बोल के बात करने में सोचने का मौका नहीं मिलता, बोल के बात करने में सोचने का
मौका नहीं मिलता है, बस सामने वाला अपनी बात खत्म ना कर पाए इसके पहले तुम शुरू हो जाते हो, ठीक है ना। लेकिन जब हम लिखते हैं तो टाइम लगता है, दूसरा शब्द क्या लिखना है सोचने का मौका मिल जाता है, कुछ गड़बड़ भी हो रहा होगा तो उसको वहीं पे ठीक कर देते हैं और फिर आराम से आगे लिख के बात को सही करके आप तक पहुंचा देते हैं। जो मैंने महसूस किया है भाई, हर समय एक ही भाव तो नहीं होते हैं, भाव में परिवर्तन प्रतिक्षण चलता है। हम जो कहना चाह रहे थे लिखते लिखते भाव बदल जाते हैं, कुछ लिखना था और लिखते समय भाव बदले कुछ और लिख गया और काम हो गया। तो मौन रहने में थोड़े नहीं बहुत सारे फायदे, सोचने समझने की शक्ति पैदा होती है, और जब तक अपनी एनर्जी बाहर की तरफ जाती रहती है जाती रहती है तो सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। आज इतना ज़्यादा कलेश क्यों है हर घर में, जहाँ देखो वहीं लड़ाई क्यों है? क्योंकि सोचने समझने की क्षमता है ही नहीं, बस बोलना है, कुछ भी बोलना है, बस बोलते जाना है। तो बोलने में शब्द भी नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, बोलने में शब्द भी नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। कुछ शब्द बोलते समय जब आप बोलते हो तो आपको भी अच्छा लगता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है, पॉजिटिव, और बोलते समय खुद को भी कष्ट हो रहा है और सामने वाले को भी कष्ट हो रहा है, नेगेटिव। क्रोध करते हो तो क्रोध में बोलते हो नहीं बोलते हो? कितने लोग क्रोध में बोलते हैं? जब गुस्सा आए तो बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए? कितने लोग ये जानते हैं कि चुप रहना चाहिए? अच्छा, सब जानते हैं। अच्छा, कितने लोग चुप रहते हैं? मौन में भी होगा तो बोल पड़ेगा। क्रोध तो एक बाढ़ है, बाढ़, कितना इस पे बांध बना दो, जब आता है तो सारे बांध टूट जाते हैं, और जो नहीं बोलना होता है वो भी बोला जाता है। तो इसीलिए जब गुस्सा आए ना तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। अक्सर लोग आके मेरे से पूछते, बोले माता जी गुस्सा बहुत आता, कुछ बता दो। अब आप एक साथ इतने लोग बैठे हैं तो बता देती हूँ, बता दूँ। क्षेत्र परिवर्तन, सबसे पहले क्षेत्र परिवर्तन। आपको गुस्सा आ रहा है, क्षेत्र बदल दो। जिस कमरे में बैठे हो दूसरे कमरे में चले जाओ। घर छोटा है, पड़ोस में चले जाओ। और ये नियम ले लो कि जिसके लिए क्रोध आ रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। एक सास बहू थी, उन दोनों की आपस में बड़ी सेटिंग थी, बड़ी अच्छी सेटिंग थी। तो उन लोगों का नियम था कि जब उनको गुस्सा आता था तो वो अपने पीहर फ़ोन नहीं करती थी, उनका नियम था। बहुत अच्छी बात है, आप भी इसकी सीख ले लेना। वो पीहर फ़ोन नहीं करती थी, तो उनका नियम था। तो इससे हुआ क्या कि सास की बुराई बहू ने नहीं करी और बहू की बुराई सास ने नहीं करी। गुस्सा कितनी देर का? थोड़ी देर का, है ना। अक्सर शादी होने के बाद में क्या होता है कि बेटी जो है अपनी माँ से जुड़ी होती है, सास से तो जुड़ी नहीं है, और मोबाइल हाथ में है। और जब मोबाइल हाथ में है तो सास से जुड़ने का मौका ही, वो अपनी माँ से ही जुड़ी रहेगी। फिर जहाँ उसे रहना है वहाँ से नहीं जुड़ेगी तो क्या होगा? कलेश हो जाएगा। अब जरा सी बात यदि सास ने कहा, बेटा सब्जी में तेल जरा कम डाला कर, ज़्यादा मत डाला कर, अब बहू जो है फटाफट फ़ोन लगाएगी। ये सास तो खाने भी नहीं देती, ढंग से सब्जी भी नहीं बनाने देती। अब वहाँ से बहू उसकी माँ कहेगी, बिल्कुल मत डरना, मैं बैठी हूँ पीछे से। एक कहे तो दो कहना तू तो, और अच्छे से बनाया कर, अच्छे से खाया कर, कमज़ोर मत हो जाना। पहले की माँ जब अपनी बेटी को बिता करती थी तो कहती थी, बेटी सबसे पहले उठना, सबसे बाद में सोना, भोजन
सबसे पहले घर वालों को कराना, सबसे बाद में करना, है ना। और कोई दो कहे तो शांति से सुन लेना, जवाब मत देना। आज की माँ अपनी बेटी को विदा करती है, बताओ, वे पहले ही समझ गए। प्रैक्टिकल है ना इनके साथ में, ये प्रैक्टिकल करे, मैं बोलूं क्या, मैं तो बोल रही, इनने तो प्रैक्टिकल किया है। बेटी बिल्कुल मत डरना, आराम से सोना, पलंग दिया है, काय के लिए दिया है, सोने के लिए दिया, तू नहीं सोएगी तो किसके लिए है, आराम से सोना और आराम से उठना, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई दो सुनाए तो 10 सुनाना, और बात बढ़ जाए तो वापस चली आना, मैं देख लूंगी। इनसे दबने की जरूरत है क्या, इन लोगों से, और तू दबेगी ना, ना बिल्कुल मत दबना, यही है ना। अब मान लो एक प्रैक्टिकल सोचो कि सास और बहू में कोई बात हुई, सुबह के खाने में बात हुई, खाना पीना ख़त्म किया, बहू अपने कमरे में आई, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाओ, और फिर कम नहीं करना है ना, आवाज़ बढ़ा के कम नहीं करना। इन नए नए मिलते मुझे रोज़ रोज़ बताना पड़ता है मुझे, ना ना मैं सब समझ रही हूँ, मैं रोज़ बोलती हूँ, 25 साल हो गए मुझे बोलते हुए, 26 साल। तुम्हें कितने साल हो गए काम करते हुए? 12 साल, मुझे 26 साल हो गए। हाँ, अब वो बहू, सास बहू की बात हो गई, बात होने के बाद में वो बहू कमरे में आई, फटाफट फ़ोन लगाया और दे दिया अपनी मम्मी को सारे समाचार, आज ना मेरी सास ने ऐसा कहा, आज ना मेरी सास ने ऐसा कहा। अब वो माँ को बड़ी टेंशन हो गई। अब माँ, पति आया उसका घर में, उसके पापा, लड़की के पापा आए। अब उसने उसको, बेटी ना बहुत परेशान है, उसकी सास तो बिल्कुल जीने नहीं देती उसको ढंग से खाने भी नहीं देती। अब यहाँ बहू कमरे से बाहर निकली, इतने में देवर जी आए, नंद जी आई, और उनके साथ में हंस बोल के टेंशन ख़त्म हुआ और आराम से रहने लगी। अब इधर उसकी माँ 24 घंटे टेंशन में। उसने तो 2 मिनट का टेंशन था, बाहर आके ख़त्म हो गया। वो तो आराम से खा रही है, आराम से हंस रही है, आराम से बोल रही है, और माँ 24 घंटे की टेंशन में आ गई। अब उसके कोई सहेली मिले तो उससे बताएगी मेरी बेटी ना बहुत परेशान है, फिर उसका कोई और मिला उसको बताएगी मेरी बेटी ना बहुत परेशान है, फिर कोई और मिला। अब वो समाचार पहुँचे उसकी ससुराल में, उसके समाचार पहुँचे ससुराल में। अब ससुराल वाले कह रहे बहू में तो हम तुझे क्या परेशान करते हैं, बता तो सही तू। अब कहीं 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो कभी ना कभी हो ही जाती है। अब यदि सास ने कह दिया कि तेल कम डालना, और वही बात यदि माँ कहे तो, माँ कभी क्या कहती नहीं है, बच्चों से कभी कहती नहीं है क्या कि बेटा ऐसे मत कर, ऐसे करना, और वही बात यदि सास ने कह दी तो बुरा क्या है बताइए। लेकिन सास की बात बुरी लगी और माँ की बात भूल गई। तो इस बात की समझदारी सास माँ को होनी चाहिए कि बेटी को जब मैं मना करती थी तब तो इसको बुरा नहीं लगा, उसे समझाना चाहिए, अरे वो तेरी सास है, माँ है तेरी, यदि उसने मना कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, तू ज़्यादा टेंशन मत किया कर, फालतू टेंशन मोल मत लिया कर। माँ को समझाना चाहिए। क्या करना चाहिए? माँ को समझाना चाहिए। समझदार माँ होगी तो समझाएगी, और ना समझदार माँ होगी तो टेंशन ले लेगी, और 24 घंटे टेंशन लेगी, फिर डिप्रेशन में आ जाएगी, फिर अस्पताल चली जाएगी, और टेंशन करते करते फिर त्रियंच गति में चली जाएगी। और ज़्यादा यदि गड़बड़ करेगी तो बेटी को घर वापस बुला लेगी। बोलिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैं? अब मैंने एक और उदाहरण मैंने पहले भी बताया, याद आ रहा है तो बता दूं आपको, कि जब मैं जहाजपुर में थी तो एक इस साइड के शहर की लड़की की शादी इस साइड के शहर में हुई, नाम नहीं बताऊंगी। तो जब शादी होने जा रही थी, पूर्व परिचित थी, तो आशीर्वाद लेके गई। फिर 6 महीने बाद आई,
तो वो अपनी ससुराल जा रही थी, बोले माता जी बिल्कुल मन नहीं कर रहा ससुराल जाने का। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले बहुत बहुत कलेश है घर में। मैंने कहा कलेश पहले था या तेरे जाने के बाद हुआ? बोले हुआ तो मेरे जाने के बाद है। हुआ तो मेरे जाने के बाद है। मेरी सास तो मेरी मानती नहीं है। मतलब मैं सारी बात समझ गई, ये वहां जाके अपनी अपनी चलाती होगी। और सास है वहां पर 25 साल 30 साल पुरानी, और ये जाके अपना खूंटा गाड़ना चाहेगी पहले। भाई एक वकील बनने के लिए पहले वकील के नीचे काम करना पड़ता है 5 साल। एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पहले डॉक्टर के नीचे काम करना पड़ता है। बात सही है कि नहीं है? हैं? सीए बनने के पहले सीए के नीचे काम करना पड़ता है। अब ये बहू सोचे कि मैं आज ही मालकिन बन जाऊं, पहले 5 साल काम तो करो सास के नीचे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुमने कितना भी कुछ सीख लिया, कितनी होशियार हो तुम, कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन फिर भी वह तुम्हें नीचे काम तो 5 साल करना ही पड़ेगा। और जो बहू 5 साल तक अपने सास के हाथ के नीचे रह के खुश रह के काम कर लिया, उसने सारा जगत जीत लिया। द्वारिका में देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, यानी प्यार कर रही है। उसने इतना चाटा इतना चाटा इतना चाटा इतना चाटा कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। ये प्यार है, ये गाय का प्यार बछड़े के लिए है। तो इसका मतलब क्या है पंचम काल का? इसका मतलब ये है कि पंचम काल के लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका भविष्य खराब कर देंगे, उन्हें दुखी कर देंगे, उन्हें घायल कर देंगे। ये पंचम काल की निशानी है। जो आप अपने बच्चों को इतना वो कर रहे हैं ना, ये पंचम काल की निशानी है। पहले तो कहाँ जन्म होने के बाद कैसे पल जाते थे, माता पिता को पता ही नहीं चलता था। 12 होते थे एक के, और वो 12 भी कैसे पल जाते थे, कहाँ पल जाते थे, पता नहीं चलता था। और अब 2 होते हैं और 12 से ज्यादा की कसर निकाल लेते हैं। पहले वो 12 भी होते थे तो भी माँ को टेंशन और चिंता नहीं होती थी। अब वो 2 ही होते हैं, 24 घंटे माँ टेंशन में घूमती है। ये पढ़ता नहीं है, इसके नंबर नहीं आए, अब इसका भविष्य क्या होगा, अब इसका क्या होगा, अब इसका कैसे आगे एडमिशन होगा, अब उसका पढ़ाई ऐसी चल रही है, उसके पेपर। और पहले कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा पढ़ रहा है माता पिता को पता नहीं होता था। समय आया तो फीस दे दी, और समय आया तो वो ड्रेस सिलवा दी, बस जाओ और पढ़ो। ट्यूशन नाम की तो चीज ही नहीं होती थी, और आराम से बच्चा पढ़ भी जाता था। और जितना प्यार कर रहे हो ना, उतना भविष्य बिगाड़ रहे हो, उतना भविष्य बिगाड़ रहे बच्चों का। बात तो कुछ और करनी थी, और बात कुछ और हो गई है, लेकिन इसका भी बड़ा महत्व है। सास बहू का बुरा ना सोचे, बहू सास का बुरा ना सोचे, पत्नी पति का बुरा ना सोचे। सोचती तो नहीं होगी है ना? सब तरह की पत्नियां होती। अखबार नहीं पढ़े आपने? कैसी कैसी पत्नियां होती हैं। अखबार पढ़ लो तो वैराग आ जाए। अच्छा है कि आप अखबार नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते ना, तो वैराग नहीं आया आपको। मैंने तो अखबार ही पढ़ना छोड़ दिया वैराग आया तो, क्योंकि अखबार पढ़ने के बाद एक संसार की जो असलियत सामने आती ना, घबराहट होती है। नहीं पढ़ना। अपन तो अपना धर्म अपने अंदर, नेगेटिव चीज पढ़ो ही मत। अखबार में क्या है? अखबार में क्या है? उसकी पत्नी उसके साथ भाग गई, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है, वहां ट्रक पलट गया, उस नेता ने ऐसा कर दिया। नेगेटिव चीजों के अलावा अखबार में होता क्या है? अखबार तो खाना खाने के बाद पढ़ना चाहिए, मंदिर के पहले तो अखबार पढ़नी नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने तो केवल आपके क्या नाम है, कोट खावदा विनोद जी को कह रखा
भाई जो समाचार यहाँ के छपते हैं अपने समाचार छपे हैं, बस वो ही पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जिसमें हमारे समाचार ना हो उसे क्या पढ़ना है। और शास्त्र में तो हमारे समाचार है, हमारी आत्मा की कहानी है, हमारे अच्छा बनने की कहानी है आगे बढ़ने की कहानी है, पापों से दूर होने की कहानी है। इसलिए शास्त्र खूब पढ़ो और अखबार छोड़ दो। तुम्हारा नाम आता है क्या उसमें अखबार में? नहीं आता ना, काम ही नहीं किया ऐसा। काम करो तो आए ना। विनोद जी कहा था, विनोद जी अब काम करते हैं तो उनका आ जाता है। भाई काम ऐसा करो कि अखबार वाले तुम्हारे पास आके तुम्हारी फोटो खींचे और खुद छापे आकर। बात मेरी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो बड़ा अच्छा लगा जोटवाड़ा आके। पानी में मगर का, चलने में डगर कर, आने वालों में शास्त्री नगर का। बड़ा ही महत्व है। बजाने में ताली का, नहीं देने में गाली का, और आने वालों में वैशाली का। बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और जयपुर लाने में प्रवास समिति का। बड़ा ही महत्व है। बस कहाँ है ये राजावास? तो वहां का क्यों बताऊं मैं? उन्होंने क्या काम किया वो जो मैं बताऊं? कहाँ से? मुरलीपुरा। मैं तो कुछ और ही सुन लिया था। जंगल में घास का और पेड़ों में बांस का और इनके राजावास का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में मुरलीपुरा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वां भगवान की। बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारी ये संगति एक विधि मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। बंधुओं कहते हैं निश्चित ही ये मार्ग, ये जो दीक्षा का मार्ग है, हमारे लिए एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी के माध्यम से ही हम मोक्ष मार्ग पर चढ़ सकते हैं, और उसके लिए हमें दीक्षा लेनी होती है। और दीक्षा लेना सरल है, लेकिन दीक्षा के लिए हमें एक ऐसे गुरु हमारे लिए उपलब्ध होना, वो बहुत बड़ी विशेष बात है। और परम विदुषी लेखिका गण्यारी का स्वस्ति भूषण माता जी जैसी गुरु वहां हमें मिली हैं, ये हमारा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है कि उनके कर कमलों से ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी की दीक्षा 14 अप्रैल को महावीर जयंती के दिन जयपुर में होने जा रही है। और आप सब भी उस दीक्षा के साक्षी बने, जयपुर अवश्य पधारें। पूज्य माता जी के कर कमलों से ये प्रथम दीक्षा जो जयपुर में संपन्न होगी। पूज्य माता जी का इतना वात्सल्य, इतनी करुणा, इतनी सरलता पूज्य माता जी में है
कि एक बार जो इनके चरणों में आ जाता है, ना जाने कैसे उनका हो जाता है। ये दीदी मात्र 2 दिन के लिए पूज्य माता जी के श्री चरणों में आई थी कि माता जी मुझे आपका 2 दिन का सानिध्य चाहिए, लेकिन वो 2 दिन इनके लिए जाने कैसे बन गए कि आज इनके दीक्षा के भाव हो गए और इनको मोक्ष मार्ग की ओर वो दीक्षा के भाव बना रहे हैं। और ऐसी परम विदुषी लेखिका स्वस्ति भूषण माता जी, मैं तो ये कहूंगी कि इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे स्वस्ति भूषण माता जी के कर कमलों से इन्हें दीक्षा मिलने जा रही है। और स्वस्ति भूषण माता जी जो स्वस्ति धाम प्रणेता हम जिनको कहते हैं, जिनके प्रेरणा सानिध्य और निर्देशन में इतने बड़े अतिशय क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसका नाम इतिहास के पटल पर अंकित हो चुका है। और आज इन दीदी की दीक्षा जो होने वाली है, इन्होंने जो भाव भाए हैं, मैं तो ये कहूंगी वो इनके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। और मेरी भी ऐसी भावना है कि हमारे भी शीघ्र अतिशीघ्र ऐसे भाव हों कि हम भी मोक्ष मार्ग की ओर अक्सर होकर दीक्षा के पद को ग्रहण करें। बोलिए 1000 अतिशयकारी श्री मुनि सूर्यनाथ भगवान की। इस सरोज दीदी जब पहले आई तो मुझसे मिली, बोले माता जी मुझे तो दीक्षा लेना है। मैंने बोली भाई सब आचरण सीखो आप पहले, आपको तो अभी कुछ नहीं आता। मैंने उनको सिखाया, 16 करना सिखाया, सब काम सिखाया। उसके बाद में फिर माता जी की इनने बार बार माता जी को अनुमोदना की, माता जी हमें दीक्षा ग्रहण करना है। तो फिर माता जी ने बोली चलो ठीक है। फिर वो दिन 2 साल के बाद आज आया तो मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम एक जोड़ीदार मेरी बन गई है। सकता है जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रह कर चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।